नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव में 15 दिन के अंदर पीएम मोदी 20 से ज्यादा चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की रैली के कार्यक्रम को इस सप्ताह अंतिम रूप दिया जाएगा। ये सभाएं वर्चुअल और फिजिकल दोनों तरह से होंगी, जिसकी शुरुआत गया और भागलपुर से होगी। इस दौरान पीएम मोदी सीएम नीतीश के साथ मंच साझा कर सकते हैं। कोरोना काल और त्योहारी सीजन में ग्राहकों को आरबीआई ने बड़ा झटका दिया है। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो में कोई बदलाव नहीं किया है। इसे 4% पर बरकरार रखा है। हालांकि आरबीआई ने मौद्रिक नीति के मामले में नरम रुख अपनाए रखा है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 9.5% की गिरावट का अनुमान लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरटीजीएस की सुविधा को दिसंबर से 24 घंटे शुरू करने का ऐलान कर दिया है। आरबीआई के इस पहल से भारतीय वित्तीय बाजार को वैश्विक बाजारों के साथ एकीकृत करने के प्रयासों को मदद मिलेगी। आरबीआई ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर ऐसे गिने चुने देशों में होगा जहां 24 घंटे 7 दिन 12 महीने बड़े मूल्य के भुगतानों के तत्काल निपटान की प्रणाली होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले ये मंत्रालय रामविलास पासवान के पास था। पासवान का बीमारी का इलाज कराने के दौरान बृहस्पतिवार को निधन हो गया, जिसके बाद मंत्रालय में मंत्री का पद खाली हो गया था। भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा बनाया गया है। इसका परीक्षण सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया है। भारत निर्मित ये मिसाइल किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। ये किसी भी तरह से सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ने में सक्षम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश मंत्रालय टीम को भारतीय विदेश सेवा दिवस को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि खासकर कोरोना संकट के बीच उनका समर्पण और परिश्रम सराहनीय है। जयशंकर ने कहा कि उन्हें भारत और उनके हितों को लेकर वैश्विक समझ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रामविलास पासवान के निधन पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय राजनीति में एक शून्य उत्पन्न हो गया है। गृहमंत्री ने कहा है कि रामविलास पासवान के बिहार के विकास के सपने को अब मोदी सरकार पूरा करेगी। गृहमंत्री ने कहा है कि पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा राष्ट्रहित और जन कल्याण को सर्वोपरि रखा। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले में लालू यादव को जमानत दे दी है। कोर्ट ने लालू को आधी सजा पूरे होने पर जमानत दी है। हालांकि लालू यादव अभी जेल से रिहा नहीं हो सके हैं। आपको बता दें कि लालू यादव के जेल से बाहर ना आने की वजह दुमका कोषागार मामला है। ये मामला अभी कोर्ट में लंबित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण को नियमित करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि कंपाउंडिंग फीस लेकर किसी भी अवैध निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने योगी सरकार और सभी विकास प्राधिकरणों को अमल करने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही इस पर 20 अक्टूबर तक हलफनामा की मांग की है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान ने कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। शिवराज चौहान ने कहा है कि एक तरफ राहुल ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर घूम रहे हैं, जबकि उनको खेती और किसानी के बारे में ABCD की जानकारी नहीं है। शिवराज ने कहा कि राहुल को यह भी पता नहीं है कि प्याज जमीन के ऊपर होता है या नीचे। छत्तीसगढ़ राज्य मंत्रिमंडल ने औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इसमें SC/ST श्रेणी के उद्यमियों और स्टार्टअप के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। दिल्ली में अब कंटेनमेंट जोन और होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के घरों के बाहर कोविड पॉजिटिव का पोस्टर नहीं लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि इससे लोगों को काफी समस्या हो रही थी। लोग लक्षण होते हुए भी जांच को आगे नहीं आ रहे थे। इस नियम को जल्द से जल्द लागू करने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों के उपचुनाव को लेकर जुबानी जंग जारी है। इसके तहत भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच सीएम शिवराज चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने पूरे राज्य को भ्रष्टाचार और बिचौलियों का केंद्र बना दिया। यूपी विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। सूत्रों ने बताया कि नामांकन पत्र 16 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर को होगी और 20 तक नाम वापस लिए जाएंगे। बता दें कि नौगवां, सादात, बुलंदशहर, टूंडला, बांगरमऊ, घाटमपुर, देवरिया और मल्हनी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यूपी की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्र पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। इसके लिए मतदान केंद्रों में डॉक्टरों की टीम तैनात की जाएगी। जो मतदान केंद्र पर आने वाले मतदाताओं में कोरोना के प्राथमिक लक्षणों पर नजर रखी जाएगी। हाथरस कांड को लेकर SIT की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। SIT की ओर से गांव के करीब 40 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस सौंपा गया था।
एसआईटी आज उनसे पूछताछ कर रही है। गांव में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। इसी बीच डीआईजी सलभ माथुर ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। हाथरस मामले में पीड़िता के परिवार ने कोरोना की जांच कराने से इनकार कर दिया है। बता दें कि पीड़िता की बहन को कुछ दिनों से खांसी की शिकायत थी, जिस पर हेल्थ टीम पीड़ित परिवार की कोरोना जांच करने आई थी। पीड़ित परिवार ने कोरोना जांच कराने से इनकार कर हेल्थ टीम को वापस लौटा दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाथरस मामले में सपा और कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों पर हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि दलित बहन बेटियों के साथ जब भी कोई जुल्म या ज्यादती होती है, तब विरोधी पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ और फायदे के लिए ड्रामा करती हैं। यही हाथरस मामले में भी विरोधी पार्टियां कर रही हैं। हाथरस मामले की जांच के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने स्पष्ट कर दिया है कि चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी और पीएफआई के बीच कोई संबंध नहीं मिला है। इन दोनों पर सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान तनाव भड़काने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने भी कहा है कि बरामद की जा रही है 100 करोड़ रुपए की बातचीत असत्य है। हाथरस मामले में पीएफआई का नाम आने पर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को साजिश की आड़ में छिपा रही है। ओवैसी ने कहा कि जहां कहीं भी सरकार से गड़बड़ी हो तो वहां साजिश बना दिया जाए। ये कहानी अब बहुत पुरानी हो चुकी है। कोरोना काल में दुर्गा पूजा के लिए बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिर और निजी रूप से घर में होगा। इसके लिए मंदिर में पूजा पंडाल और मंडप का निर्माण नहीं होगा। इसके अलावा दुर्गा पूजा के दौरान लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। कोरोना प्रकोप शुरू होने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक हुई। ये बैठक न्यूयॉर्क के मुख्यालय में हुई। परिषद की इस बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया गया। बैठक में शामिल होने वालों ने मास्क पहन रखे थे। इसके अलावा बैठक स्थल को कांच से विभाजित किया गया। कोरोना महामारी के बीच मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए कर्मियों का एलटीए 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को 15 अक्टूबर तक श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि मंदिर के 2 पुजारियों सहित कई कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने फैसला लिया है। अब भक्तों को 15 अक्टूबर तक दर्शनों के लिए इंतजार करना होगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को गुप्त जानकारी देने के आरोप में एचएएल के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने बताया है कि कर्मचारी भारतीय लड़ाकू विमान और उसकी विनिर्माण संबंधी खुफिया जानकारी आईएसआई को दे रहा था। पुलिस ने आरोपी से 5 सिम कार्ड के साथ 3 मोबाइल जब्त किए हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने पार्टी की इकाई भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 80% घरों में अगर स्वामी विवेकानंद की तस्वीरें हों तो भाजपा यहां 30 साल तक सत्ता में रह सकती है। सीएम ने कार्यकर्ताओं से स्वामी विवेकानंद के संदेशों का प्रसार करने और लोगों को उनकी तस्वीरें बांटने को कहा है। अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए भारत को 2 हथियार भेजे हैं। इन हथियारों के नाम ओहियो क्लास की क्रूज मिसाइल, सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन है। ये दोनों पनडुब्बी परमाणु मिसाइलों से लैस हैं। अमेरिका की सबसे घातक पनडुब्बियां हिंद महासागर में तैनात हैं। यूपी सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा है कि सरकारी विभाग की समूह खा भर्ती प्रक्रिया में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण मिलेगा। इसके लिए 5% कोटा निर्धारित किया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी में समूह गा और घा के पदों पर पहले से ही 5% आरक्षण मिल रहा है। बीजेपी यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्य ने बंगाल की ममता सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कोलकाता में कहा है कि वो 2 सांसद और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मार्च कर रहे थे। ये मार्च हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बंगाल सचिवालय तक होना था। इस दौरान सीएम ममता के इशारे पर सांसदों के साथ पुलिस ने अभद्रता की। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्यूटी फ्री शॉप पर शराब सहित उत्पाद मिलने लगे हैं। इनको घर बैठे ऑनलाइन 30% छूट में खरीद सकते हैं। हवाई यात्रा पर जाने से पहले एयरपोर्ट से अपना खरीदा हुआ सामान ले सकते हैं। फिलहाल ये सुविधा यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए शुरू की गई है। नॉर्वे की नोबेल समिति ने विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि ये संगठन वर्ष 1961 से दुनिया भर में भूख के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। नोबेल पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक और करीब 8 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अभिनेता सुशांत सिंह के मामले में पत्रकार अर्णव गोस्वामी और उनका चैनल तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर लोगों को गुमराह कर रहा है, जिससे अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का हनन हो रहा है।
भारतीय रेलवे की शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स के नाम पर और गौरव जुड़ गया है। राजस्थान की सुपर लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को दुनिया की दूसरी लग्जरी यात्रा वाली ट्रेन का तमगा दिया गया है। ट्रेन के शाही सफर और सर्विसेज के लिए ये सम्मान मिला है। ये रैंकिंग रीडर्स चॉइस सर्वे ने दी है। राजस्थान कैडर की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी नीना सिंह को अति उत्कृष्ट आईपीएस सेवा पदक मिलने जा रहा है। लेडी सिंघम के नाम से मशहूर नीना सिंह को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सम्मानित करने का फैसला किया है। नीना सिंह राजस्थान की एकमात्र एडीजी स्तर की अधिकारी हैं जिन्हें ये पदक मिल रहा है। बिकरू कांड और विकास दुबे मामले में कानपुर पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने का फैसला किया है। पुलिस ने बताया कि फरार उमाशंकर और विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पुलिस दोनों को जब भी गिरफ्तार करेगी उस दौरान दोनों से मिलने वाले सबूतों के आधार पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। इंडियन रेलवे 10 अक्टूबर से सीटों के रिजर्वेशन के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इसमें पहला चार्ट बनने के बाद भी रिजर्वेशन होगा। इसके तहत ट्रेन छूटने के 5 मिनट पहले तक सीट बुक की जा सकेगी। इसको लेकर काउंटर और ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से बुक किया जा सकता है। हालांकि कोरोना काल में ये सुविधा बंद कर दी गई थी। फेसबुक ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन में पोस्ट करने वाले फर्जी खातों को हटा दिया है। फेसबुक ने ऐसे फर्जी 276 अकाउंट हटाए हैं जिनका इस्तेमाल फर्जी तौर पर दक्षिणपंथी अमेरिकी लोगों के रूप में किया जाता था। फेसबुक ने कहा है कि इन अकाउंट से ऐसे समाचार पत्र टिप्पणी की जाती थी जो ज्यादातर ट्रंप के पक्ष में होती थी। केंद्र सरकार जन औषधि केंद्र खोलने वालों को 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि देती है। ये आर्थिक मदद प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत दी जाती है। इसमें दवाइयाँ, फ्रिज खरीदने, रैक, डेस्क और कंप्यूटर पर पैसा मिलेगा। हालांकि इस योजना में पहले पैसा लगाना होगा। सरकार बाद में आर्थिक मदद के तौर पर पैसा देगी। यूपी की बलरामपुर जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी को प्रशासन ने भूमाफिया घोषित कर दिया है। साथ ही पुलिस ने पूर्व विधायक को माफिया गैंग का लीडर बताया है। इस गैंग में मारूफ अनवर हाशमी, आबिद अनवर हाशमी और निजामुद्दीन का नाम शामिल बताया गया है। हाशमी पर सरकारी जमीन कब्जाने के आरोप लगे हैं। हिमाचल के ऊना जिले की ईसपुर सहकारी सभा में 6 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। विजिलेंस टीम ने सहकारी सभा के सचिव शाम कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही विजिलेंस टीम ने शाम कुमार के घर और उनके फार्म हाउस समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। यहां से टीम ने घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए हैं। शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज के पुरुष डॉक्टर के द्वारा महिला की नॉर्मल डिलीवरी कराने का आशा बहुओं ने हंगामा किया। आशा बहुओं ने कहा कि महिला डॉक्टर मौजूद थी। इसके बाद भी डॉक्टर पंकज ने महिला की डिलीवरी करवा दी। जब आशा बहुओं ने विरोध किया तो डॉक्टर ने उन्हें वार्ड से बाहर निकाल दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध शिक्षण संस्थानों में दाखिला प्रक्रिया में जुटे छात्रों को राहत मिल गई है। डीयू ने कहा है कि अब शिक्षण संस्थानों को आवेदन को निरस्त करने या फिर उनमें गलती होने की जानकारी छात्रों को देनी होगी। छात्रों को सूचना दिए बगैर दाखिला प्रक्रिया और आवेदन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अयोध्या नगर निगम में फर्जी सफाई कर्मियों के नाम पर करीब 3 करोड़ का घोटाला सामने आया है। इसमें नगर निगम ने संविदा कर्मी को जो भुगतान किया है उसके बिल में कर्मियों के फर्जी नाम पाए गए हैं। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने 300 फर्जी संविदा कर्मियों के मामले में जांच का आदेश दिया है। इसमें कई नेता भी फंस सकते हैं। हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों की मान्यता देने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें निजी स्कूलों की मान्यता से जुड़े सभी प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन मोड में काम करने पर फैसला किया गया है। भीमा कोरेगांव मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन सबकी भीमा कोरेगांव में संलिप्तता रही है। एजेंसी ने कहा है कि जांच में तेजी आएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हाथरस कांड को लेकर पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बेइज्जती के डर से हाथरस नहीं जा रहा हूं। राजभर ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि हमारे लोगों की हाथरस जाने पर धुनाई हो। जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज किया गया। राहुल और प्रियंका गांधी के साथ घटना हुई। संजय सिंह पर स्याही फेंकी गई। विपक्षी दलों के नेताओं के साथ इतना बुरा बर्ताव कभी नहीं हुआ। बिजनौर के बैराज रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। 1 किलोमीटर लंबा जाम लगने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस को जाम खुलवाने में पसीने छूट गए। भाजपा छोड़कर एलजेपी का दामन थामे रामेश्वर चौरसिया ने पर्चा दाखिल किया। रामेश्वर चौरसिया के समर्थकों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। चौरसिया के समर्थक लोजपा भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए देखे गए। चौरसिया ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को बदनाम करने का काम किया है। बिहार में एलजेपी भाजपा जीत
दर्ज करेगी। नामांकन के अंतिम दिन आज सासाराम सीट से आरजेडी के प्रत्याशी राजेश गुप्ता ने पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर राजेश गुप्ता ने कहा कि उनका लक्ष्य सासाराम का चौमुखी विकास करना है। चुनाव जीतने के बाद शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत समस्याएं उपलब्ध करवाएंगे। आगामी सीरीज को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 17 अक्टूबर को बेहद अहम बैठक का आयोजन करने जा रहा है। इस बैठक में अगले साल इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली सीरीज के अलावा ऑस्ट्रेलियाई दौरे और घरेलू सीजन को लेकर फैसले किए जाएंगे। बीसीसीआई के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बैठक में हिस्सा लेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।